हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि पर 3 बिल जो संसद में पास किए हैं, उनका पूरे देश में बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है। एंड जो विरोध है, इसका समर्थन देते हुए एक केंद्रीय मंत्री हैं, जो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री रही थी, सिमरन कौर बादल। इन्होंने अपना अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। ये पंजाब के शिरोमणि अकाली दल से बिलॉन्ग करती हैं, जो कि पंजाब में बीजेपी के साथ अपना चुनाव लड़ता है पंजाब में। तो इन्होंने अभी अपना इस्तीफ़ा दिया है। अगर इस बिल की बात करें तो ये तीनों बिलों के नाम ये हैं कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान का समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। एंड तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधित बिल है, ये मौलिक बिल नहीं है। जब देश में लॉकडाउन लगा था, तो जून 2020 के अंदर एक विधेयक कृषि की जो उपज है उनको इनकी स्थिति में सुधार हेतु कृषि में सुधार हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया था, और ये तीनों बिल उसी अध्यादेश का स्थान ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि अध्यादेश होता क्या है या ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। इसका संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 123 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग अगर देश में संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी कानून की आवश्यकता है, तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक कानून बना सकता है। ये होता तो कानूनी है, बट ये 6 महीने के लिए लीगल होता है। इसको पूरी तरह लीगल बनाने के लिए जब भी संसद का सत्र स्टार्ट हो आफ्टर 6 मंथ या इन बिफोर 6 मंथ्स, तो दोनों सदनों से इसको राज्यसभा और लोकसभा से इसको पास करना कंपलसरी होता है, और फिर से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तो ये पूरा एक एक्चुअल बिल बन जाता है। अब ये संसद में भी पास कराने के लिए इसको 6 वीक का या 6 सप्ताह का ही समय होता है। तो हम वन बाय वन बात कर लेते हैं तीनों बिलों के बारे में। पहला बिल जब है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इसके अकॉर्डिंग इसके प्रावधान ये दिए गए हैं। मैं ये बिल क्यों आए, इससे पहले मैं कृषि के ऊपर क्या बिल ऑलरेडी थे और ये क्यों बनाए गए हैं, इनकी ज़रूरत क्यों हुई, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। सर, कृषि के संबंध में 1955 में एपीएमसी एक्ट जारी किया, क्योंकि उससे पहले जब देश जस्ट आज़ादी हुआ था और बहुत गरीबी थी, उस समय जो किसान होते थे, उनकी जो फसल है, वहाँ पर जो लोकल ज़मींदार होते थे या जो रिच पीपल होते थे, वो बहुत ही कम दामों पर इनसे उनकी फसल है वो खरीद लेते थे। ड्यू टू द ये बहुत एक तो कमज़ोर वर्ग से आते थे, और दूसरा लिटरेसी इतना मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये उन्हें अपनी फसल बेच देते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के तहत ये सब राज्यों में एक्चुअली कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, तो अधिकतर राज्यों ने एपीएमसी एक्ट जारी कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग ये कृषि मंडियाँ बनाई गई। अब ये जमींदार वगैरह तो खरीद नहीं सकते थे, तो किसान अपनी उपज ले जा कर के कृषि मंडी जो होती थी वहाँ पर बेच देते थे। फिर भी समवेयर माहौल ऐसा रहता था कि जो मिडल मैन होते थे, वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वही काम कर रहे थे जो जमींदार कर रहे थे, कि उनसे औने-पौने दाम पर या कम दामों पर किसानों से उनकी फसल खरीद ली गई। तो पहला जो बिल है कृषि उपज पर वाणिज्य और व्यापार विधेयक है, वो यही बताता है, इसी चीज़ को माइंड में रख कर के सरकार ने ये बिल बनाया है कि जो मिडल मैन है वो उनका शोषण ना कर पाए, किसानों का शोषण ना कर पाए। तो किसानों को ये अधिकार दिया गया है इसके अंदर कि वो अपनी जो उपज है, जो अपनी फसल है, वो मंडियों के बाहर भी अगर उनको अधिक मुनाफ़ा मिल रहा है, अगर वो पता करते हैं, तो वो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं। वो मंडियों के ऊपर बिल्कुल बाध्य नहीं है। तो ये लाभ भी होता है इससे किसानों को। मिडलमैन से जो मिडलमैन है वो बिना कुछ करे, ना तो उसने फार्म में जाकर के कुछ बुआई करी, ना खेती करी, कुछ नहीं करी, और वो अपने पैसे कमा लेता है डायरेक्ट उद्योगपतियों को अपनी उस फसल को बेच करके। तो इन मिडलमैन को समाप्त करने के लिए ये बिल बनाया गया है, और डायरेक्ट जो मुनाफा है, जो एक्चुअल मुनाफा मिलना चाहिए, वो डायरेक्ट किसानों को मिल रहा है। तो ये सोच करके, और यही प्रावधान है इस बिल के अंदर।
अब बात करते हैं किसान क्या दृष्टिकोण है, वो इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो उत्तरी भारत है, उनका जो ट्रेड एरिया है, वो थोड़ा लिमिटेड है। वहाँ पर मोस्टली जो किसान कृषि मंडियों पर ही निर्भर है, और एक किसान और व्यापारी जो लास्ट में जो खरीदते हैं, वो दोनों कृषि मंडियों के माध्यम से ही सरकार को टैक्स पे करते हैं। अब समवेयर अगर इस प्रावधान के अकॉर्डिंग अगर ये जो टैक्स है सरकार को नहीं मिलेगा, या जो उद्योगपति है जो ये टैक्स कृषि मंडियों के माध्यम से उनको नहीं मिलेगा, तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि एपीएमसी की जो मंडियां है फ्यूचर में सरकार समाप्त कर दे, क्योंकि इनको इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये मंडियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं इन फ्यूचर में, तो किसानों को बात वही हो जाएगी कि अब उद्योगपति जो हैं वो डायरेक्ट किसानों का शोषण भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है 2006 में बिहार के अंदर एपीएमसी की मंडियों का प्रणाली जो थी या प्रावधान था बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आया वो यही था कि किसान जो है वो शोषण का शिकार हुए ही हैं। तो इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। अगर हम दूसरे बिल की बात करें तो वो है मूल्य आश्वासन पर किसानों का समझौता और कृषि सेवा विधेयक। इसको दूसरे इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो ये कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग होती है। केंद्र सरकार कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ही इस विधेयक को लेके आई है। इसके अकॉर्डिंग खेत के आसपास या कुछ क्षेत्र के अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उस किसान की उपज को बुआई से पहले ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे डिसाइड कर ले कि आपकी जो भी उपज होगी हम जो फिक्स्ड दाम है इस पे खरीदेंगे। ये किसान पे निर्भर करता है कि वो उससे क्या डील करता है। इससे ये ऐसा क्यों बनाया गया, इसके पीछे सरकार ने ये हित सोचा है कि जो हमारी कृषि है वो मानसून के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो किसान हमेशा इस भय में रहता है कि अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो उसकी कृषि अच्छी नहीं होगी, उसकी जो उपज है वो अच्छी नहीं होगी, और पता नहीं उसे वो फाइनल में बाजार की जो अनिश्चितता है उसके कारण उसको क्या पता प्रॉपर मूल्य मिले या नहीं मिले। तो ये इस डर को समाप्त करने के लिए ये कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग वाला बिल आया है। बट इसमें अगर किसानों का दृष्टिकोण देखा जाए तो उनको ये डर है कि उनकी उपज पर जो निजीकरण है वो क्षेत्र अधिक हो जाएगा। सो इसी डर के कारण वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तीसरा बिल ये है कि आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। ये मौलिक बिल नहीं है, ये 1955 के अंदर आ चुका है ऑलरेडी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के रूप में। जैसा कि मैंने बताया आज़ादी से पहले जो जमींदार थे वो उनकी कृषि जो उपज होती थी वो खरीद लेते थे और स्टोर कर लेते थे या स्टॉक बहुत ज़्यादा कर लेते थे। और जैसे ही मार्केट में किसी आवश्यक वस्तु जैसे कि दाल हो गया, तिलहन हो गए, ये इनकी कमी आती थी तो बड़े ऊंचे दामों पर उनको बाद में निकाल करके बेचते थे। अब परेशानी तो ये हो गई कि जैसे ही निकालते थे महंगाई बढ़ जाती थी और किसानों को जो रुपया मिलना था वो कभी मिल ही नहीं पाता। इस स्टॉक को ये जमाखोरी या काला बाजारी को रोकने के लिए ये तीसरा बिल लाया गया है, संशोधन किया है। नहीं, उस पुराने ही बिल में ये लाया गया था कि अगर सरकार ने किसी भी वस्तु को अगर आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया तो उसका जो उत्पादन है, उसका जो सप्लाई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब सरकार नियंत्रित करेगी और एक स्टॉक लिमिट जो होती है वो निर्धारित करेगी कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते हो। ये तो था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, लेकिन अभी यही बिल संशोधित होकर जो 2020 में आया है, इसके अंदर जो स्टॉक लिमिट है उसको असीमित कर दिया गया है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको ये फ्रीडम दी गई है कि आप इस जो लिमिट है इसको बिल्कुल अनलिमिटेड कर दिया गया है, आप जितना चाहें स्टॉक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये तो था बिल, और इसका विरोध इसलिए ही किया जा रहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे, और किसानों को कभी भी अपना जो उपज का एक्चुअल मूल्य है वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। दिस इज़ मच आई नो अबाउट कृषि बिल और ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। थैंक यू।